दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये काम आप स्वयं कर देंगे और कराएंगे अपने आसपास वाले लोगों से, है ना। खैर, ये तो एक बात हुई। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बट पीडीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सेशन के बाद, ये 1.5-2 घंटे का सेशन होगा मुश्किल से, और इतना ही इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो ये लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। भाषा अर्जन से शुरू करेंगे और लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी में सब तक पहुंच बना लेंगे, समझ बना लेंगे, है ना। बेसिकली बात यह है कि समझ बननी चाहिए। पहले लाइक शेयर करो, आ जाओ सारे के सारे, फिर कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट मैं देखती हूँ कि आप लोग कहाँ खोए हुए हो। ये है भाषा अर्जन, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। बहुत अमेजिंग अमेजिंग विधियां भी पढ़ने वाले हम लोग। क्या समझे कुछ के नहीं समझे? पहले ज्वाइन कर लो तभी समझेंगे। बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया? अब नहीं गया तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सह लेंगे। बहुत बढ़िया, अमेजिंग डिस्कशन मेरे स्टाइल में रहने वाला है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि चीजें आपको एग्जाम में याद रहें। और कुछ क्वेश्चन, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन की मैं बात करूं, कल हम ईवीएस पेडागोजी कर लेंगे, या ईवीएस पेडागोजी क्या, ईवीएस का कंप्लीट रिवीजन, परसों इंग्लिश, उसके नेक्स्ट डे मैथ्स। ठीक है, भाषा अर्जन की अगर मैं बात करूं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखो बात को समझना इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा। तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज का जहां भी यूज हो उसको देख के घबराना मत, ठीक है। एक्विजिशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में कम से कम आ जाता है ये अकेला ही टॉपिक, है ना। भाषा अर्जन क्या है, या एक्विजिशन क्या है भाषा का। ये आप देख रहे हो, एक बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है, ऐसा मान लेंगे हम, है ना। उसकी माता जी कह रही हैं देखो ऐसा है, बड़े होकर ना भाषा सीखनी पड़ती है, थोड़ा बोल के बता दिया करो, पेट में दर्द हो या पानी चाहिए हो तो क्या रोते रहते हो, मामा मामा करते रहते हो। हाँ, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारी, यानी मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका इस्तेमाल करके वो आगे फिर कम्युनिकेट कर पाएगा। और डेली लाइफ में पता नहीं कितने सारे फंक्शन लैंग्वेज के हैं, है ना। वो संप्रेषण का भी माध्यम है, वो अपनी बात को कहने का, सुनने का, ज्ञान को अर्जित करने का भी माध्यम है, एक संस्कृति, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्ञान को आगे स्थानांतरण करने का माध्यम है ना। तो भाषा अर्जन किस वजह से होता है? मनुष्य के अंदर क्या है? जन्मजात, हमारी जन्मजात क्षमता के कारण, हमारी जन्मजात क्षमता के कारण, हमारे अंदर इनेट एबिलिटी है, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, जन्मजात क्षमता है कि हम भाषा को एक्वायर कर लें, स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। भाई आपके घर में आसपास जब से बच्चा पैदा होता है, मामा मौसी, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी लोग आसपास होते हैं, वो उसको हाथ में लेकर के भी बातें करना शुरू कर देते हैं उससे, जैसे उसको भाषा आती ही होगी, जैसे वो रिप्लाई कर ही देगा। बट वो ऐसी तो एक्वायर करता है वातावरण से, है ना। जो उसका पर्यावरण है, जो उसकी सराउंडिंग है, उससे वो भाषा को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन, वातावरण का बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा। सहज होता है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है ना। नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप खाना खा रहे हैं वैसे आप भाषा सीख जाते हैं। ठीक है बात, तो सहज है, एकदम स्वाभाविक है, अचेतन या अवचेतन है, सबकॉन्शियस है। इसमें बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। आप बड़े हुए 1 साल के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, आप सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, बा मा पा चा, है ना। और जैसे ही आप बड़े होते हैं, आप 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा के शब्द होते हैं। तो मातृभाषा क्या है? बेसिकली आप किसी भी भाषा का पहला रूप, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा होती है, ये कह सकते हैं हम। तो हम अगर यहाँ कहना चाहें तो इसका जो संबंध है वो मातृभाषा से ज्यादा है। मातृभाषा से ज्यादा है किसका संबंध? अर्जन का। क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसके लिए हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, उसके लिए हमें कॉपीज उठा करके, नोटबुक्स और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये कौशलों का इस्तेमाल अलग से नहीं करना होता। कोई व्याकरण नहीं पढ़ना होता, कोई हमें किताब लेकर के नहीं पढ़ाता कि बच्चों दूध मांगना सीख लो। वो अपने आप ही पता नहीं कितनी चीजें बोलने लगता है। 2 से 2.5 साल का होते होते तो उसे हर चीज बोलनी है जो उसके मम्मी पापा या आसपास में बोली जा रही है, कार्टून देख के या जैसे भी। तो उसके दिमाग में, उसकी आंतरिक क्षमता के कारण स्वाभाविक रूप से वो भाषा को एनवायरमेंट से, वातावरण से क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है, मतलब दिमाग उसका एक्वायर कर लेता है या अर्जित कर लेता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, अवचेतन या अचेतन भी आप इसे कह सकते हैं। और मातृभाषा का जो एक्विजिशन है, अर्जन है, वो स्वाभाविक है कि हो ही जाना है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं? शेयर कर दो, आज लोगों तक पहुंची नहीं है बात।
बहुत बढ़िया। इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, बिल्कुल दिमाग में रहेगा ही। नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सहज है, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली आना ही आना है। अगर आप बच्चों को बॉक्स में बंद कर दें और उससे कोई बात ही ना करेगा भी तो नहीं आएगा। लेकिन भाषा को अर्जित करने में सबसे बड़ा रोल है एनवायरनमेंट का, क्योंकि उस भाषा को आपने देखा है, सुना है, बोला है, तो हर तरीके से आपके आसपास वो भाषा सम्मिलित थी, चाहे वो लड़ाई में देखा हो, प्यार में देखा हो, है ना, तकरार में देखा हो, अपने आसपास आपने अपनी मातृभाषा को देखा है यूज होते हुए, तो आपने उसको अर्जित कर लिया बिना ज्यादा बहुत एफर्ट के। क्लियर बात है, नेचुरल प्रोसेस कर दिए, बहुत बढ़िया किया आपने शेयर करके। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है भाषा अधिगम का। भाषा अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का मतलब है इंग्लिश में लर्निंग। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बिल्कुल डायरेक्ट, और 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो भाषा अधिगम क्या है? लर्निंग। लर्निंग में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसमें एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मोटिवेशन और कॉन्शियसली आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल पढ़ने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है ना, 70 चीजों की जरूरत है, यानी फॉर्मल सेटिंग की जरूरत है, यानी औपचारिकता पूरी निभाई जाएगी। स्कूल जाएगा बस्ता उठा करके, आज तो टीचर ने सिखाया है मे आई गो टू वॉशरूम या टॉयलेट, तो वो ऐसे बोल के दिखाएगा आपको दूसरी भाषा, जबकि भाषा तो उसको आती थी। तो हम कह सकते हैं भाषा अर्जन जो है, 5 साल का बच्चा आराम से जब तक वो स्कूल जाता है उसको अपनी मातृभाषा अच्छे से बोलनी और अपनी बात को कहना, सुनना, समझना सब आता है। लेकिन अधिगम की हम बात करें तो इसका संबंध दूसरी भाषा से, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो आप कहना चाहें, बेसिकली मदर टंग को अगर छोड़ दें, दूसरी भाषा से इसका संबंध है। चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियसली उसको रूल्स याद रखने हैं, क्या बोलना है, सही वर्ड याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण याद रखना है, ये सारी चीजें उसको याद रखनी है। ठीक हो गई बात? ये क्या है? प्रयासपूर्ण, इसमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा आपको। औपचारिक माहौल चाहिए, किताबें भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, और नियम और कायदे कानून भी चाहिए, है ना। औपचारिकता भरी पड़ी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये अभी वो बच्चा, उसकी मम्मी समझा रही थी कि बड़े हो गए और बोलना ठीक लो, बोलना सीख लो ठीक से, क्या ये दूध के लिए रोते रहते हो, बोला करो दूध चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लासरूम में बिठा करके आपको रूल्स सिखाए जाते हैं, है ना, ABCDEFGH सिखाया जाता है। क्या पहले आपने बोलना सीख लिया था, और या फिर पहले अ से अनार सिखाए गए थे? पहले बोलना सीख लिया था भाषा को, तभी तो जाकर के मतलब बेसिक्स तो आपको आ गए थे ऑटोमेटिकली। लेकिन ये प्रॉपर एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, प्रयास इसमें करना पड़ता है, औपचारिकता है, व्याकरण, नियम, भाषा कौशल जो चारों होते हैं उन सबका परिपूर्ण इस्तेमाल इसमें होगा। दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, या कोई भी जितनी भी X नंबर ऑफ मतलब N नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आप मातृभाषा के बाद सीखते हैं, उनका संबंध लर्निंग से होता है। ये नेचुरल इसको बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, इसको प्रयासरत या एफर्टफुल प्रैक्टिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो दोबारा से सुन लेंगे। ठीक, अब यहीं से एक अंतर निकल के आता है दोनों चीजों के बीच में, कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है। 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है, भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है? बताइए जरा, क्या डिफरेंस है भाषा अर्जन और अधिगम में? दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, सही एनर्जी के साथ देख रहे हैं आप लोग। लाइक शेयर करो यार, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। बाकी सब भी छोड़ो, लाइक शेयर भी छोड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन अभी हमने समझा था, ये एक्विजिशन को कहते हैं। अर्जित कर रहे हैं ना आप, आपके आसपास कुछ लकड़ियां पड़ी थी, आपने अर्जित कर ली, है ना। अधिगम क्या है? जब आप एफर्ट मार के उनको सीखेंगे किसी भी चीज को। ठीक, तो ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, अवचेतन है। ये प्रॉपर कॉन्शियस प्रक्रिया है, स्कूल की जरूरत पड़ेगी यहाँ, स्कूल सिस्टम या फिर टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपको सिखा सके ये भाषा। ये आप सहज रूप से अपने एनवायरनमेंट से सीख जाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली बोलना आ ही जाएगा। ठीक, ये नियमबद्ध है, यहाँ व्याकरण की नियमों का ज्ञान आपको होना चाहिए, किसका मतलब क्या है, वाटर का मतलब पानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्याकरण, नियम और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के साथ आपको याद रखना है। चेतना आपकी बहन, मेरी बहन या तुम्हारी दोस्त नहीं है, चेतना हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण हमारी अवेयरनेस बेहतर रहती है और हम चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ नेचुरली चल रही थी, भरना पड़ता था दिमाग में, वो ऑटोमेटिकली ग्रेस्प कर लेता था, आंतरिक क्षमता होने की वजह से, जन्मजात क्षमता होने की वजह से सीखने की। ठीक है बात। अनौपचारिक प्रक्रिया, भाई अर्जन क्या है? एक अनौपचारिक,
अनौपचारिक को आप अनऑफिशियल कह लो, नहीं तो इनफॉर्मल कहते हैं सही तरीके से। कहीं से भी सीखी जा सकती है, गली नुक्कड़ कोने कार्टून जहां से पल्ले पड़ जाए आपके। अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, कोई स्कूल कोई किताब कोई बस्ता कुछ नहीं चाहिए। औपचारिकता में क्या है, औपचारिकता में आपको एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम चाहिए जिसमें शिक्षक भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं और प्रॉपर आपको 12 घड़ी सिखाई जा सकती है, ABCD और सारी चीजें। मातृभाषा से इसका संबंध है अर्जन का, और दूसरी भाषा से संबंध है आपके अधिगम का। इतनी बात आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में मुख्य अंतर क्या है, पाठ्य पुस्तक का, वातावरण का, नियमों का या चेतना का? बताइए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए। भाषा अधिगम व अर्जन के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये बताने का कष्ट थोड़ा सा आप जरूर करेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी, मजाक की बात नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ, आंसर करो बहुत तेजी से, जल्दी आंसर करो। एनवायरमेंट का, एग्जैक्टली, रूल्स का नहीं। कोई कह रहा है रूल्स का, फ्री के नंबर दे आओगे पेपर में बेकार में, है ना। मुख्य अंतर है वातावरण का। यदि बिल्कुल घरेलू वातावरण या परिचित माहौल मिल जाता तो वो एक्वायर ही कर लेता, है ना। भाई आप इंग्लिश बिल्कुल एक्वायर करके, आज जैसे मैं और आप हिंदी में बात करते हैं वैसे इंग्लिश में भी कर सकते थे। जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कह रही हूँ। उसका रीजन क्या है, वातावरण नहीं मिला, है ना। तो मुख्य अंतर का आधार वातावरण है। और आपको इस बात का ध्यान भाषा अधिगम में, लैंग्वेज लर्निंग में भी रखना है कि समृद्ध वातावरण मिले, समृद्ध माहौल मिले भाषा को एक्वायर करने का, सीखने का माहौल अच्छा हो, जहां मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले बच्चे को यूज करने के। देखो यूज बहुत बड़ा शब्द है। यूज का मतलब है इस्तेमाल करने के मौके होने चाहिए, अवसर होने चाहिए बच्चे को भाषा के। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि स्कूल में तो इंग्लिश सिखा दी गई और घर पे आके अगर वो एक शब्द बोले तो उसको अंग्रेज कहा जाए कि बहुत अंग्रेज बन रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए भी माहौल इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो है अधिगम का। यहाँ पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है, व्याकरण की जरूरत पड़ सकती है, टीचर की जरूरत पड़ सकती है अधिगम में। यहाँ किसी टीचर, किसी व्याकरण, किसी नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय या मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर नेटिव जो भी आपकी मेन भाषा होती है, मातृभाषा जो भी आपके घर में बोली जाती है, उसको हम मातृभाषा या अर्जित करेंगे हमेशा। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है आप उसको अर्जित करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो पहली भाषा है, चाहे आपके घर में तेलुगु बोली जाती थी तो आपने तेलुगु एक्वायर कर ली, अधिगम हो गया, है ना। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी कर ली, आपके घर में हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणवी कर ली, पंजाबी बोली जाती थी पंजाबी कर ली, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज होते ही रहते हैं। लक्ष्य भाषा एक टर्म है, लक्ष्य भाषा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज। ये याद रखोगे तो फायदा रहेगा, इंग्लिश में भी सेम पूछा जाता है, टारगेट लैंग्वेज। और दूसरी है आपकी मातृभाषा, जो कि आसान है, मदर टंग को हम मातृभाषा कह देते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया भाषा का पहला जो रूप है भाषा का, वो मातृभाषा के रूप में ही हमारे सामने आती है। भाई जो भी हमारे आसपास घर में सर्वप्रथम हमारे आसपास बोली जाती है वो मातृभाषा है हमारी, जो हमारी घर की बोली या हमारी माता इस्तेमाल करती है, जो भी हमारे घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो भाषा का पहला रूप है, इसको आप हमेशा अर्जित करते हैं। ठीक, लेकिन टारगेट लैंग्वेज की बात करूं तो टारगेट लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज। अगर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी को आप सिखाना चाहते हैं तो लक्ष्य भाषा हिंदी हो गई, टारगेट लैंग्वेज हिंदी हो गई। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो यहाँ लक्ष्य भाषा ध्यान में रखिएगा। लक्ष्य भाषा क्या है, जिसको आप सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी अंग्रेजी देश में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, बच्चों को नहीं आती हिंदी, क्या बन गई हिंदी, लक्ष्य भाषा बन गई। आपका लक्ष्य है कि उनको हिंदी सिखाएं। हमारे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है, या कोई भी भाषा। मान लीजिए आप जर्मनी सीख रहे हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज जो है, जर्मन लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज हो गई। ठीक, या मंडारिन सीख रहे हैं, वैसे क्या ही करेंगे चाइना की भाषा सीख के, बट ठीक है, भाषा तो भाषा है। चलिए, ईवीएस पेडागोजी, कल ईवीएस कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। बताइए एक बार, जल्दी बताइए, बहुत तेजी से आंसर कीजिए। कोई बफरिंग नहीं है, बहाने बहुत लगाते हो आजकल।
भाई स्वाभाविक बात है कि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में, क्लासरूम में अपनी बात कहेगा। एनसीएफ भी कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, के बच्चे को प्राथमिक स्तर पर, एटलीस्ट प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे आप उसकी मातृभाषा यूज करने दो। इससे क्या होगा, वो सहजता या स्वाभाविकता से सीखेगा, नेचुरली सीखेगा, रटेगा नहीं, और रटने पे हमारा फोकस नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का इस्तेमाल करने देंगे बच्चे को, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। और मातृभाषा का इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे की भाषा में या बोली में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज का, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। भाई सड़क को सरक बोलता है एक बच्चा, तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। जिस माहौल से जो उसके घर में भाषा बोली जाती थी वो ऐसे ही बोली जाती थी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे मातृभाषा में। मातृभाषा यानी मदर टंग में अगर वो कोई बात कहना चाहता है अपना, तो अपनी तो उसको कहने देंगे, बेशक वो गलती कर रहा हो बोलने में, है ना। धीरे धीरे आप टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा सिखाते हैं, बिल्कुल ग्रेजुअली। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाए इसी बात पे। आप हमेशा याद रखिएगा, मातृभाषा को और बहुभाषिता को, जिसको हम लास्ट में समझेंगे, क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कक्षा में। ये कोई बेकार बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा अपनी मदर टंग का, मातृभाषा का, एटलीस्ट कुछ ना से तो कुछ अच्छा है कि वो भाषा की समझ लेकर के आया है स्कूल। अपनी मातृभाषा की समझ लेकर के बच्चे स्कूल आते हैं, ये बात आप मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाई भाषा के विविध रूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं भाषा के। इन रूपों में से यदि मैं बात करूं, अभी बहुत अमेजिंग विधियों पे हम जाएंगे। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। रटी रटाई बातें नहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा 100 पेज के नोट्स दे दूं। हालांकि आज मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ लाइंस में चीजें दे दूं रिवीजन के लिए। भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप यानी कई सारे आयाम या कई सारे पक्ष हो सकते हैं, कई सारे प्रकार हो सकते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में भाषा देखी जाती है। पहला है मातृभाषा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। भाषा का पहला रूप है जो कि एक स्वाभाविक रूप है, जो भी आपके आसपास शुरुआत में सबसे पहले भाषा बोली जाती थी, आपके घर की भाषा, उसको हम मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। जैसे मेरे लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए मलयालम, गुजराती, मराठी या कोई भी और एक भाषा हो सकती है, बंगाली। ठीक। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें, राष्ट्रभाषा क्या है बताइए फटाफट से। नेशनल लैंग्वेज कहते हैं ना इसको। राष्ट्रभाषा क्या है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये बातें जो चल रही है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। जल्दी आंसर करो बहुत तेजी के साथ शेयर करने के बाद। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा वो भाषा है जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा जहां बोली जाती है, और पूरे राष्ट्र के राजकाज के काम भी उसी में होते हैं, और पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन जो है उसी भाषा का इस्तेमाल करता है ना। अब कई लोग कह रहे हैं हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर जा सकता है अगर कभी गलती से भी पूछ लिया तो। और अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में फंस गए केवीएस वगैरह के, तो वहां से बेइज्जती करा के आओगे, है ना। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। इवन भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। राष्ट्रभाषा का दर्जा भारत में किसी भी भाषा को नहीं मिला हुआ, है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत एक बहुभाषी राज्य है, बहुभाषी देश है, जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। ऐसी कुछ चीजें हुई थी आजादी के समय पे, बट अभी हम इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है भारत में, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक। फिर आती है आपकी बात राजभाषा की। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कौन सी है बताओ? हिंदी है कि इंग्लिश है? हमारी राजभाषा बताओ, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भारतवर्ष में? फटाफट से बताओ। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी आपकी। ठीक। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 में, 1963 के ओला के अंदर। ये ओला आपकी कैब नहीं है, ये ओला है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा कानून करके इसका कुछ नाम होगा, अधिनियम, है ना। राजभाषा अधिनियम कह सकते हैं। इसमें क्या है, ओला के अंदर हिंदी को, और इसमें एक्ट कौन सा है? 343, आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजभाषा है। और इंग्लिश इसके तहत ही याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये मैं हिंदी इंग्लिश में फिर से करा दूंगी। और ये आर्टिकल 343(2) के तहत है इंग्लिश। ठीक। हिंदी 343(1) के तहत है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के
और राजभाषा है भारत की हिंदी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। मातृभाषा कोई भी, आपकी जो भी पहली भाषा हो उसको हम मातृभाषा कह सकते हैं। इसमें कोई भी दौराय नहीं है। किसी को कोई शक हो, परेशानी हो, बीमारी हो, दर्द हो तो आप बता सकते हैं, हम निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बताइए फटाफट से, जल्दी से बता दो। बहुत मजाक करते हो। आई एडमायर यू मैम, धन्यवाद। देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है आज सीखने को, है ना। पूरा सार है ये। अब भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं। भाई सारी विधियां तो पता नहीं कितनी विधियां हैं, एन नंबर ऑफ मेथड्स मिल जाएंगे आजकल, आज तक जो डेवलप हुए होंगे पढ़ाने के, है ना। लेकिन भाषा शिक्षण के यानी हिंदी भाषा शिक्षण के, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग की कुछ मेन मेथड्स हैं, कुछ प्रमुख विधियां हैं। एक आध दो से तो क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट आए भी हुए हैं, है ना। रटना नहीं है, समझना है। जहां रटने की जरूरत पड़े आप सेशन छोड़ के अपने घर जा सकते हैं, जो कि आप पहले से ही हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, सेशन देखिएगा। ठीक, देखिए भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, व्याकरण विधि, ग्रामर मेथड कह लीजिए आप इसको। फिर है व्याकरण अनुवाद, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, सम्मिश्रण यानी एक्लेक्टिक अप्रोच या एक्लेक्टिक मेथड, संप्रेषण विधि यानी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव मेथड, CLT कह देते हैं जिसको हम इंग्लिश में, आगमन विधि इंडक्टिव, और निगमन मतलब डिडक्टिव। इतनी बात क्लियर है। रटने को बिल्कुल मना किया है NCF ने, और हम भी इसी बात को प्रमोट करेंगे। बट आप लोग 27,000 लोग देख रहे हैं और 19,000 लोगों ने लाइक किया है। इस बात की तो कोई मनाही ही नहीं है NCF में कि आप अपने शिक्षक को या अपने पीयर ग्रुप को भी प्रोत्साहन न दें, है। देखो एक बार व्याकरण विधि देख लेते हैं फटाफट से, अभी फिर अमेजिंग स्किल्स पे आएंगे। व्याकरण विधि की यदि मैं बात करूं तो व्याकरण विधि क्या है? ग्रामर मेथड है। ये पहले चला करता था, फिर इसकी बहुत आलोचना हुई, बहुत ज्यादा आजकल चलन में नहीं है। इस विधि के अंतर्गत क्या है? अन्य भाषा के नियमों को, जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो भी रूल्स हैं उस लैंग्वेज के, उसके थ्रू आपने कुछ शब्द बार बार सिखाए और उनका प्रयास कराया, उनको रटवाई दिया एक तरीके से, और मतलब नियम सिखा रहे हैं आप। व्याकरण का मतलब ये नियम सिखा रहे हैं। तो इसके बाद शब्द जोड़ करके कुछ शब्दों का मतलब बताया और उनको जोड़ करके व्याकरणिक नियमों के आधार पे, जैसे होता नहीं है ग्रामर सीख लेते हैं कई लोग, उनको सारे नियम पता होते हैं, यूज करने में आंसू आ जाते हैं लैंग्वेज को, तो अभ्यास कराया जाता है नियमों का, खाली नियमों का, शब्दों का जोड़ करके वर्ड्स को अभ्यास। वर्ड्स उठा लिए और दनादन प्रैक्टिस चल रही है। न्यू स्टाइल बुक आती थी ना, वहां पे यूपी बोर्ड में चलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है? सिर्फ व्याकरण पे फोकस है, सिर्फ रूल्स पे फोकस है, सिर्फ नियमों पे फोकस है, इवन ट्रांसलेशन भी नहीं है। कुछ शब्द उठाए, कुछ को जोड़ा और बार बार प्रयास करा के रटा दिया, इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। फिर है व्याकरण अनुवाद विधि, ये बहुत फेमस मेथड है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको ग्रामर ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है बात? ठीक हुई बात या नहीं हुई? ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये व्याकरण प्लस अनुवाद विधि दोनों को जोड़ दिया गया। व्याकरण अनुवाद का मतलब है यहाँ व्याकरण तो है ही, साथ में ट्रांसलेशन भी है। मदर टंग में आप ट्रांसलेट करते हैं लक्ष्य भाषा को मातृभाषा में, यानी मान लीजिए लक्ष्य भाषा क्या है? इंग्लिश, उससे ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ व्याकरण अनुवाद में क्या होता है? इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, यानी एक तरीके से परंपरागत तरीका कहते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स भी कहा जाता है, बहुत पुरानी विधियों में से एक, है ना, परंपरागत। कि यहाँ क्या होगा? बच्चे को समझ में तो आ जाएगा क्योंकि आपने अनुवाद कर दिया उसी की भाषा में। यहाँ मातृभाषा में पूरी तरीके से अनुवाद होता है, इस बात में कोई भी दोहराया नहीं है। व्याकरण और अनुवाद दो विधियों को एक साथ जोड़ करके भाई रूल्स भी सीख लिए और अनुवाद भी, तो ऐसे बच्चे को पढ़ना भी आ जाएगा दूसरी भाषा, लक्ष्य भाषा, इंग्लिश या कोई भी जो भी दूसरी भाषा आप सिखा रहे हैं, और क्या होगा? लिखना भी आ जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? बोलने में और समझने में, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। रूल्स सारे पता हैं आपको, सारी लैंग्वेज के आपने रूल्स पता कर लिए, आपको अनुवाद आता है, आप समझ लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आपको रियल या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करनी पड़े वो भाषा, तो सर में दर्द हो जाता है। दैट मीन्स व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा हमने ज्यादातर ग्रामर को सीखा है या नियमों को सीखा है, ये हम कह सकते हैं। इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, बट इसमें मातृभाषा का भरपूर प्रयोग किया जाता है। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग इस मेथड में किया जाता है, परंपरागत विधि कहते हैं इसको, है ना। आलोचना इसकी भी खूब हुई है। इसमें करेक्टनेस, सटीकता तो आ जाएगी, बट फ्लुएंसी और यानी प्रवाहता नहीं आएगी, प्रवाह नहीं बन पाएगा, फ्लुएंटली नहीं बच्चा भाषा को बोल पाएगा। नेक्स्ट मेथड है बहुत ही पॉपुलर मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, या हम कह सकते हैं इसको डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इंग्लिश में भी यही याद रखना है, डायरेक्ट मेथड। ये नोट्स के लिए लिखती है, कुछ चीजें रिवाइज कर लेना। कई लोगों को बड़ा दर्द रहता है जब तक PDF उनके हाथ में ना आ जाए,
है ना। पीडीएफ नहीं जाएगी पेपर देने, आप जाएंगे अपने एक सिंगल दिमाग के साथ और एक पेन के साथ, पेपर भी वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब ये डायरेक्ट उसी भाषा से सिखाओ, वो भाषा जो वो भाषा है, मतलब कोई भी अनुवाद नहीं होगा। जैसे अभी जो हम ग्रामर ट्रांसलेशन व्याकरण अनुवाद विधि पढ़ रहे थे तो उसमें अनुवाद की बात हो रही थी, यहाँ अनुवाद की कोई जगह नहीं है, यहाँ सीधे डायरेक्ट उसी भाषा का इस्तेमाल करो। मान लीजिए किसी अंग्रेज को हिंदी सिखा रहे हो तो हिंदी के थ्रू ही सिखाओ। अगर इंग्लिश सीख रहे हो आप तो इंग्लिश का इस्तेमाल करके ही इंग्लिश सीखोगे, कोई मदर टंग में ट्रांसलेशन नहीं है, यानी मातृभाषा में अनुवाद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ठीक। तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण, ये भी आप याद रख सकते हैं, जो ग्रामर ट्रांसलेशन की लिमिटेशन है, व्याकरण अनुवाद विधि जो इससे पहले पढ़ी थी उसकी जो लिमिटेशंस है, उनके कारण इस मेथड का जन्म हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये माना कि बच्चों को आप नेचुरली प्रैक्टिस कराओ ना सारी स्किल्स की, जिसमें उसको बोलने का भी मौका मिले, सुनने का भी मौका मिले, देखने का भी मौका मिले, पढ़ने का भी मौका मिले। तो डायरेक्ट ये किसकी सीमाओं के कारण डेवलप हुआ है, किसके अगेंस्ट डेवलप हुआ? जीटी मेथड यानी ग्रामर ट्रांसलेशन व्याकरण अनुवाद। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, इसको ओरल कन्वर्सेशन या ओरल लैंग्वेज मेथड कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें मौखिक भाषा का बहुत प्रयोग है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहां क्या है भाई, अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो फाइन लगेगा, दैट मीन्स डायरेक्ट आपको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही सिखाया जा रहा है, मौखिक वार्तालाप उसी भाषा में करना है जिस भाषा का वहां प्रयोग किया जाना है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा मध्यस्थता के बिना, देखो जो बिल्कुल प्योर हिंदी समझते हैं उनके लिए लाइन डाली हुई है, हालांकि ये बात मैं बता चुकी हूँ। मतलब ये जो मेथड है इसमें बच्चे की जो मदर टंग है उसका यूज किए बिना, उसका सहारा लिए बिना ग्रामर ट्रांसलेशन की तरह कोई भी दूसरी भाषा सिखाई जाती है। डायरेक्ट उसी के सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, बार बार यूज कराया जाता है और उसी को बच्चे समझने लगते हैं, धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन में उनके आ जाएगा। इसके लिए टीचर बहुत ज्यादा स्किल्ड चाहिए, तो भारत में खैर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट हम इसके थ्रू सिखा सकते हैं। प्रत्यक्ष मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। याद रखना, मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो सकता, मातृभाषा नॉट अलाउड, ठीक। मातृभाषा का प्रयोग ग्रामर ट्रांसलेशन अनुवाद विधि में, ठीक है। लाल पीले इमोजी मत भेजो, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। अच्छा ये बता रहे हो कि लाइक कम है, अच्छा अच्छा भेज दो, डंडे भी भेजो दो चार जो लोग नहीं कर रहे हैं। देखो फोर्थ है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण का मतलब होता है एक्लेक्टिक मेथड। एक्लेक्टिक का मतलब है ऐसे कहीं से ईंट और कहीं से जो भी पत्थर मिले सबको जोड़ के एक विधि बन गई, जिसको हम कहते हैं एक्लेक्टिक मेथड। एक्लेक्टिक मेथड का मतलब हुआ सब चीज का मिश्रण, एक्लेक्टिक मेथड या सम्मिश्रण। जहां जिस सिचुएशन में जिस मेथड को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े उसको कर लो, इस्तेमाल किया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेथड बने किस लिए हैं, जैसे मन करे वैसे यूज कर लो, अपने घर की सरकार है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण, यानी जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के, जो प्रैक्टिकली यूज हो सकते हैं क्लास में, उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, उनका मिश्रण बना लिया जाता है, सूप बना करके पिला देते हैं। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप, भाई आप कोई भी लैंग्वेज सिखाते हैं या कुछ भी पढ़ाते हैं उसका एक उद्देश्य होता है क्लासरूम के लिए, यानी उसका एक ऑब्जेक्टिव, वो एक गोल होता है। जो गोल आपने निर्धारित किया है अपनी जो भी भाषा आप पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप, जहां पे भी जिस भी स्टेप पर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिस विधि का चयन करने की आवश्यकता होगी आप कर लेंगे, और मिश्रण करके, भाई हमें ग्रामर ट्रांसलेशन की जरूरत है उसको भी ले लिया, आपको इसकी प्रत्यक्ष विधि की जरूरत है उसको भी ले लिया, जहां जरूरत हुई डिस्कशन में उसको शामिल कर लिया, समझने में ग्रामर ट्रांसलेशन को शामिल कर लिया, जहां जिसकी जरूरत हुई मिक्सचर बना दिया। आगे बढ़ेंगे। फिर है संप्रेषण परक विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीएलटी या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कह देते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब, ये संप्रेषण का मतलब क्या है? संप्रेषण का सीधा सा मतलब है कम्युनिकेशन। यहाँ लैंग्वेज का यूज, प्रयोग, कम्युनिकेट करा करके क्लासरूम में हम भाषा सिखाएंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए वो जो डायरेक्ट मेथड था उसको और अच्छा प्रगाढ़ बनाया गया और संप्रेषण विधि का विकास हुआ कि हम क्या करें। देखो प्रत्यक्ष विधि में दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन ये और ज्यादा नेचुरली, संप्रेषण में क्या बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एकदम नेचुरल माहौल। प्रत्यक्ष में क्या था, कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ वेज जो है बार बार आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप उनको अडेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्ट है बच्चे के पास जो प्रत्यक्ष विधि में नहीं था, तो प्रत्यक्ष विधि को थोड़ा सा और बेहतर कर दिया। ठीक है ये बात। तो भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, ये बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है व्याकरण के नियमों को अलग से रटवाने की बजाय आप बच्चों को लैंग्वेज का यूज कराओ ना, प्रयोग कराओ। उससे क्या होगा, स्ट्रक्चर अपने आप आ जाएगा, रूल्स अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी एक फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ था इसमें MEA में CGL के थ्रू, तो
आई आस्क्ड हिम समथिंग, तो उसके कुछ पता नहीं 196 नंबर थे 200 में से या कुछ ऐसे ही थे। तो मैंने उसको पूछा क्या किया था, उसने कह रहा कुछ नहीं किया, बचपन से आदत थी और लैंग्वेज की अच्छी थी लैंग्वेज और किताबें पढ़ी हैं बस, और सीबीएसई में बहुत ज्यादा ग्रामर होती भी नहीं है अलग से, फिर भी नंबर आ गए इतने सारे। इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज यूज के थ्रू, चाहे वो पढ़ा हो, प्रयोग किया हो, हर तरफ लैंग्वेज थी, स्ट्रक्चर अपने आप आ गया, स्ट्रक्चर अपने आप आ गया, रूल्स अपने आप आ गए, क्योंकि आपने लैंग्वेज को जब यूज करना सीख लिया। आप देखेंगे हिंदी में कई लोग पढ़ के भी नहीं जाते होंगे तब भी ज्यादा नंबर ले आते होंगे इंग्लिश से। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रयोग से सीखी है हिंदी, हमने प्रयोग से यूज करके सीखी है हिंदी, हवा में नहीं सीखी रट के। ठीक, तो यूज करके लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में यूज करके तब सीख पाए हम। फोर्थ मेथड में कुछ नहीं था, एक्लेक्टिक मेथड था, सारी विधियों का मिश्रण था, इसलिए सम्मिश्रण कहा गया है उसको। आगे बढ़ेंगे, बफरिंग कुछ नहीं है, रिफ्रेश करके देखो, यहाँ से मस्त चल रहा है एकदम, कैसी कैसी बातें करते हो बहकी बहकी सी है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिक्स्थ, देखिए आगमन, यहां से भी पूछी जाती हैं चीजें, इंडक्टिव मेथड कहते हैं उसको, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लैंग्वेज स्किल्स, जहां से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इंडक्टिव यानी आगमन विधि। क्या है आगमन विधि, इसलिए मैंने मेथड्स को शुरुआत में लिया ताकि आप मुश्किल चीज शुरुआत में खत्म कर लें, फिर बाद में आराम से समझते रहें, है ना। आगमन विधि की यदि हम बात करें तो आगमन विधि क्या है, इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम बच्चों को पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उसके सामने, है ना, और उस उदाहरण से नियम की ओर लेकर के जाते हैं, या हम कह सकते हैं उदाहरण से परिभाषा की ओर लेकर के जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं, नोन टू अननोन लेके जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल ले जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल ले जाते हैं। कैसे होता है ये देख लेते हैं एक बार। ज्ञात से अज्ञात कह सकते हैं हम इसमें, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे आप इसमें। ठीक, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल, आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, संज्ञा तो पता है ना सबको, नाउन, इसकी परिभाषा क्या होती है बताना जरा। सिंपल है, बचपन से आधे लोगों को तो रटा ही दी गई होगी, है ना। क्या, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर पहले परिभाषा बताई तो फिर तो ये मेथड नहीं हुआ, वो तो डिडक्टिव मेथड हुआ। आगमन विधि में क्या करते हैं, बच्चों को कहा अच्छा सुनो, खड़े हो, एक एक करके बोर्ड पे उनसे पूछा अपनी फेवरेट डिश का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, उसने कहा आगरा, है ना। उसने कहा फेवरेट मॉन्यूमेंट, उसने बच्चे ने कहा ताजमहल। उसने कहा फेवरेट एक्टर, उसने मींस टीचर ने पूछा फेवरेट एक्टर, उसने लिख दिया जो भी मन किया होगा उसका, है ना। और कोई भी एक चीज हो सकती है, फेवरेट खाने की कोई चीज, तो उसने कह दिया चॉकलेट या कैडबरी कह दिया मान लो, ठीक, डेरी मिल्क, है ना। तो टीचर कहेगा ये जितने भी नाम है ना, ये जितने भी नाम है, जो उदाहरण तुमसे लिए हैं, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। मतलब ये जितने भी नाम है, यानी किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। मतलब पहले उदाहरण दिया, उदाहरण से इकट्ठा किया जो भी एग्जांपल्स थे, सैंपल्स थे, उसके बाद आपको नियम बताया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अंशु के उदाहरण से नियम का सिंपल मतलब है एग्जाम्पल टू रूल लेके गए। शुरुआत में ही रूल नहीं रटवा दिया, बल्कि एग्जाम्पल प्रस्तुत किए, उससे रूल की तरफ लेकर के गए। एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा विशिष्ट होता है, लड़की कोई भी हो सकती है, हिमांशी क्या है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। तो एग्जाम्पल हमेशा विशिष्ट होगा, लेकिन जो नियम है वो सभी के लिए सामान्य है। संज्ञा की परिभाषा सभी के लिए सामान्य है, लेकिन संज्ञा के जो एग्जाम्पल होंगे वो अपने आप में स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं। तो जो बच्चा जानता था, बच्चा आगरा जानता था, उससे आपने बताया उसको कि आगरा संज्ञा के अंदर आता है, ये संज्ञा होती है, ऐसे ऐसे बात है। मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर आप लेकर के गए। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो, फटाफट से बताओ, आई समझ में कि नहीं आई। अगर एनर्जी कम हुई ना, देखना फिर। बहुत लाइट क्लास है, इसमें मैंने टेंशन आपके लिए डाली नहीं है। कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर इस टाइम पे लाए जा सकते हैं, वही कोशिश की गई है। क्योंकि जिसका सीटीपी मजबूत है वो इसको कवर कर लेगा, अगर थोड़ा सा एफर्ट डाले, समझे, बस समझना है इसको, रटना नहीं है, कुछ भी इसमें रटने जैसा नहीं है। अगर आप पेपर में क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर पाए तब तो फायदा है। ठीक है श्वेता वर्मा। निगमन विधि सिंपल है, डिडक्टिव मेथड। इसका जस्ट उल्टा है कि पहले परिभाषा बताई जाएगी, पहले रूल बताया जाएगा, पहले नियम बताया जाएगा, फिर हम उदाहरण पेश करेंगे। पहले आपने संज्ञा की क्या बता दी, परिभाषा बता दी, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए। ये क्या है,
डिडक्टिव मेथड है, निगमन विधि है, परिभाषा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब रूल हमेशा जनरल होगा, पूरी दुनिया के लिए सामान्य होगा, उसके जो उदाहरण होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, वो विशिष्ट होंगे। ठीक है बात? तो हम कह सकते हैं परिभाषा से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, है ना? क्लियर हो गई बात? होपफुली सबको क्लियर है।